हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि सेक्टर के बिल्कुल सेंटर में जाके अलाइन हो जाती है। आपको सेक्टर का कोई भी पार्ट प्ले आउट करना हो, चाहे वो डाटा सेंटर हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, ट्रांसफॉर्मर्स हो या कुछ भी, ये कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी to all these things and it act as the major distributor for multiple companies। और जहां भी कंडक्टर की जरूरत होती है यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर कंपनी। जब आप मोटी वायर्स की बात करते हो, जब आप स्मार्ट सिटीज की बात करते हो, जब जो ग्राउंड के अंदर बहुत मोटी मोटी वायर्स डलती हैं, you cannot ignore this particular company and that is where we are heading for discussion। आज की कंपनी के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। आज हम उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये भी प्रॉक्सी प्ले है बाकी सभी पावर वर्टिकल्स का। और जिस जैसे कि डी डेव प्लास्टिक है जो कि कंपाउंड बनाता था, वैसे ही ये कंडक्टर्स बनाता है बाकी सभी प्लेयर्स के लिए। बीट हिटाची एनर्जी, बीट जी वर्नोवा, बीट बेल, कोई भी कंपनी हो, यू कैन नॉट इग्नोर दिस स्मॉल कैप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट इज KSH इंटरनेशनल। और ये जो मोटी वायर्स होती हैं वो बनाने में नीश काम है इनका, मोनोपोली की तरह एक्ट करती है। और पूरे इंडिया में बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। अब देखिए, इनका पिछले एक साल के अंदर 64% पैट इंक्रीज हुआ है। 64%, दैट इज वूपिंग 64% आई वुड से। ये पावर, T&D, EV सेक्टर, रेलवेज, यू कैन नॉट इग्नोर एनी सेक्टर विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। और कंपनी का 97% बिजनेस जो है वो रिपीट कस्टमर से आता है, मीन्स रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के अंदर कंपनी काम करती है। तो इस वजह से यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर दिस काइंड ऑफ कंपनी। तो चलिए सेक्टर के टेलविंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। पावर सेक्टर इटसेल्फ सुपर साइकिल के अंडर है। उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर लें, डाटा सेंटर्स की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर लें, आप रेलवेज की बात कर लें, सोलर सेक्टर की बात कर लें, आप चाहे विंड एनर्जी की बात कर लें, यू कैन नॉट सिंपली इग्नोर दिस पर्टिकुलर कंपनी। B2B के अंडर काम करती है और कॉपर कंडक्टर्स बनाती है। और कॉपर के बिना यू कैन नॉट हैव कंडक्टर्स, राइट। सो ये कंपनी के पास क्या मोट है वो समझ लेते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए GE वर्नोवा, मान लीजिए हिटाची एनर्जी, भेल, ये अपने खुद के कंडक्टर्स बनाना चाहते हैं तो दे हैव टू टेक द 5 से 7 साल लग जाएंगे उनको लाइसेंस लेने में। और पहले फाइलिंग प्रोसेस करेंगे, फिर अप्रूवल आएगा और फाइनली फिर वो कंडक्टर्स बना पाएंगे। तो इसमें 5 से 7 साल का समय चला जाएगा। और KSH के पास ये सारे अप्रूवल्स पहले से ही हैं। सो यू कैन नॉट सिंपली रिप्लेस दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इनका जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी हाई है। और इसमें सबसे बड़ा एंट्री बैरियर क्या है कि आपको अप्रूवल्स ही नहीं मिलते बहुत जल्दी से। तो आपको स्पेशलाइज्ड एंट्री चाहिए, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए जो कि अप्रूव हो सके, देन यू कैन एंटर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस, राइट। तो इनका मोड क्या बन जाता है कि यू कैन नॉट सिंपली एंटर इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है कि CTC से इनका 75% रेवेन्यू आता है। अब CTC क्या है? कॉन्टिन्यूस ट्रांसपोज्ड कंडक्टर। ये यही कंपनी बना पाती है और कोई बना ही नहीं पाता। इस वजह से सीमेंस, GE वर्नोवा, बेल, हिटाची एनर्जी, सभी को इनसे कंडक्टर्स लेने पड़ते हैं। अब सोचिए इनके PE रेशियो कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं और उनका प्रॉक्सी प्लेयर है कौन। अभी फिर से वही वैल्यू चेन दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। वैल्यू चेन में जब भी आप जाते हो तो वैल्यू चेन समझने के लिए आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी असेंबल होने से पहले टायर खरीदेगी कंपनी, किससे? एग्जाम्पल के तौर पे महिंद्रा की गाड़ी आपने खरीदी, महिंद्रा के अंदर सिएट का टायर लगा हुआ है, तो महिंद्रा पहले टायर प्रोक्योर करेगी। टायर प्रोक्योर करने से पहले सिएट
ब्लैक कार्बन प्रोक्योर करेगी, ब्लैक कार्बन को सबसे पहले पैसा मिलेगा, फिर टायर कंपनी को पैसा मिलेगा और फिर फाइनली गाड़ी असेंबल होगी और जब वो सेल होगी तो महिंद्रा को पैसा मिलेगा। तो इस पूरी वैल्यू चेन में सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? सबसे पहले पैसा मिलेगा ब्लैक कार्बन बनाने वाली कंपनी को। सेम वे सीमेंस को पैसा मिलेगा, भेल को पैसा मिलेगा, जीई वर्नोवा को पैसा मिलेगा, लेकिन इन सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? इन सबसे पहले पैसा ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी को बनेगा, इस सबसे पहले पैसा कंडक्टर बनाने वाली कंपनी को मिलेगा। लेकिन अभी आप ये भी बोल सकते हो कि ये कंपनी तो कॉपर एक्वायर करती है, तो कॉपर में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर दें? कॉपर एक कमोडिटी है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, कंडक्टर्स बनाती है। सो यू हैव टू बी इन स्पेशलाइज्ड बिजनेस टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ मोट, राइट? तो ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टर बनाती है जहां 75% इनका रेवेन्यू सीटीसी से आता है, और स्टैंडर्ड वायर, जो मोटी वायर्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां से 25% रेवेन्यू मिक्स आता है। तो यहाँ पर इनका 1x एबिटा मार्जिन जनरेट होता है, लेकिन ये इनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जहां से 3x का मार्जिन, एबिटा मार्जिन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये यहाँ पे सेल किया, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे इनको 10 रुपये मिले, लेकिन यहाँ पे इनको 30 रुपये मिलेंगे वही चीज़ सेल करने के लिए। तो इस तरीके का इनका काम है, और समझिए इनका मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है। अब कोई बोल सकता है कि कॉपर के प्राइसेस तो बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो ये कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी? देखिए, ये जब भी ओईएम इनके पास ऑर्डर लेके आएगा तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले कॉपर एक्वायर करेंगे, उस पर्टिकुलर डे का जो भी कॉपर का प्राइस होगा वो प्रोक्योर कर लेंगे, और उस कंपनी को उसी हिसाब से कोटेशन निकाल के दे देंगे कि भैया इतने प्राइस पे कॉपर हमने एक्वायर किया है और इतना हम वैल्यू एडेड चार्जेस लेंगे, और ये आपका कोटेशन बनेगा। तो इस तरीके से ये पास ऑन कर देते हैं, सारा का सारा कॉपर की जो फ्लक्चुएशन है वो सारी की सारी पास ऑन हो जाती है। किस पे? एंड कस्टमर पे। एग्जाम्पल के तौर पे जीई वर्नोवा पे, एग्जाम्पल के तौर पे सीमेंस एनर्जी पे, सारी की सारी पास ऑन जो एंड क्लाइंट है इनका उसके ऊपर हो जाती है। ऑब्वियसली 97% इनका रिपीट कस्टमर इसी वजह से भी इंटैक्ट है, क्योंकि फेयरनेस उनको दिखती है काम के अंदर, एग्जीक्यूशन उनको शानदार दिखता है, राइट? तो इस तरीके से ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एबिटा मार्जिन से आप बिजनेस को वैल्यू नहीं कर सकते। एबिटा मार्जिन से क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कॉपर एक्वायर किया 800 रुपये में, दूसरे टाइम पे कॉपर एक्वायर किया 900 रुपये में, तीसरे टाइम पे कॉपर एक्वायर किया 1100 रुपये में। 800 रुपये में इन्होंने अपना वैल्यू एडिड डाल दिया 100 रुपये कि भैया 100 रुपये हमें बनाने में लगेंगे और जो हमारा मार्जिन है वो भी हम रखेंगे। तो टोटल जो सेल हुई वो 900 रुपये की होगी। उस केस में 60 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे इनका प्रॉफिट बना, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो 6.6% आएगा। दूसरे केस में 900 रुपये पे ही इन्होंने एक्वायर किया था कॉपर, 100 रुपये इन्होंने वैल्यू एडिड के ले लिए, तो इनकी सेल जो रिफ्लेक्ट करेगी ऑर्डर बुक के अंदर वो 1000 रुपये की करेगी, और उस केस में 60 रुपये मार्जिन हुआ। तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक्ड आपको दिखेगा कि भैया प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया इनका। तीसरे केस में 1100 रुपये में कॉपर एक्वायर किया, 100 रुपये इन्होंने वैल्यू एडिड के ले लिए, तो टोटल सेल इनकी ऑर्डर बुक उनकी बैलेंस शीट के अंदर दिखेगी 1200 की दिखेगी। 60 रुपये इनका एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो दिखेगा, और फाइनली आपको प्रॉफिट मार्जिन 5% दिखेंगे। तो आपको एबिटा मार्जिन इस तरीके से नहीं देखना है। आपको किस तरीके से देखना है? एबिटा मार्जिन देखने के लिए आपको सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ेगी कि सेल्स ग्रोथ कितनी हुई कंपनी के अंदर, कितना इन्होंने कॉपर एक्वायर किया और कितना इन्होंने डिलीवर किया, और पिछले पिछले क्वार्टर में इनका जो सेल्स था वो कितना था पर टन, और इस क्वार्टर में सेल्स पर टन कितना है वो आपको एक्चुअल में चेक करना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को काम कर रही है या किस तरीके से अपने आप को स्केल कर रही है, राइट? सो इस तरीके से आप सिंपली एबिटा मार्जिन देख के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम पर टन कितना ग्रो किया वो देखना पड़ेगा, एबिटा पर टन कितना ग्रोथ हुई वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तभी आपको एक्चुअल जो कंपनी है वो किस तरीके से अपने आप को स्केल कर रही है, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है चीज़ों को, वो आपको समझ में आएगा, राइट?
चलिए इनका 2026 का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, किस तरीके से कंपनी अपना एग्जीक्यूशन कर रही है। 2026 में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है कंपनी ने, और 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे Q4 के अंदर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। अब समझिए जो कंपनी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, किस तरीके से अपने मार्जिन्स एक्सपेंड कर रही है, राइट। तो 25 में इनका जो पर टन बेसिस पे एबिटा था वो 52,000 रुपीज़ था, जो बढ़ा के अभी 67,000 रुपीज़ हो गया है। तो यही चीज़ होती है ऑपरेटिंग लेवरेज। हम किसको कहते हैं कि आप सेम काम करो लेकिन प्रॉफिट्स आपके बढ़ते चले जाए। ऑपरेटिंग लेवरेज वही होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वही होता है कि आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पहुंचने के बाद आपका ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो जाता है। उस वजह से आपके जो रेवेन्यूज हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। तो एक जब कंपनी छोटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा मार्जिन्स क्लेम नहीं कर पाती, लेकिन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद उसके मार्जिन जो है कॉन्टिन्यूसली रैंप अप करते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और वहीं पे कंपनी जो है एक अलग ट्रेजेक्टरी पे शिफ्ट हो जाती है। दिस इज वेयर KSH इज राइट नाउ। इन्होंने दूसरी चीज़ क्या बताई है कि अभी तक जो रिवेन्यू मिक्स है हमारा 30% हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम 40% पे इसको लेके जाना चाहते हैं। अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें फ़ायदा क्या होता है ये समझिए। सबसे पहला, प्राइसिंग पावर बढ़ जाती है। मींस इंडिया के अंदर आपको लेबर्स सस्ता मिलता है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही थोड़ा हायर रहता है, तो इस वजह से प्राइसिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। दूसरा, करेंसी टेलविंड्स। बेसिकली साल दर साल पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है, हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करता है लगभग 4% से, और इस वजह से 4% एक्स्ट्रा मार्जिन बन जाता है किसका, कंपनी का। तो अगर कोई भी कंपनी अगर एक्सपोर्ट करती है तो उसके लिए करेंसी टेलविंड की तरह काम करती है। मींस वो हायर मार्जिन्स इंजॉय कर पाती है। अभी आईटी सर्विसेज इतने सालों तक हायर मार्जिन्स इंजॉय क्यों कर पाए? उनका सिंपल रीज़न है क्योंकि पैसा बाहर से आता था, और 4% साल दर साल करेंसी हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर जाता है किसके अगेंस्ट में, डॉलर के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से वो उनके पास एक एज होता है, बेनिफिट होता है, और कॉन्टिन्यूसली उनका पी रेशो एक्सपेंडेड दिखता रहा आईटी कंपनीज का। तो यही चीज़ ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं, 40% एक्सपोर्ट पे जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक्सपेंडिंग वॉलेट शेयर। बेसिकली जितना ये एक्सपोर्ट करेंगे इनकी पॉकेट्स डीप होती चली जाएंगी, और इनके पास हमेशा एज रहेगा एक्सपेंड करने का। इनके पास इतनी बड़ी पॉकेट्स बनती चली जाएंगी जिससे कि ये अलग अलग बिजनेसेस में फोरे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जियोपॉलिटिकल रेजिलियंस एंड डिमांड स्टिकीनेस। स्टिकीनेस आपने ऑलरेडी देख लिया, कस्टमर स्टिकीनेस बहुत शानदार है इनकी। 97% इनका जो रेवेन्यू है और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे आता है, वही सेम क्लाइंट्स रहते हैं। लेकिन सप्लाई चेन इम्यूनिटी देखिए, बेसिकली क्या है कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है, ये सारा का सारा शिफ्ट कर पाते हैं किस पे, एंड यूजर पे या क्लाइंट पे। एग्जाम्पल के तौर पे हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवा, इन सब पे ट्रांसफर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका मॉडल इस तरीके से काम करता है कि ये जिस दिन ऑर्डर लेते हैं उसी दिन का कॉपर का प्राइस जिस पे प्रोक्योर करते हैं उसी में एडिशन करके अपना प्रॉफिट और फिर कोटेशन सेंड करते हैं। दूसरा, डायनेमिक रीराउटिंग। बेसिकली एक जगह से कॉपर एक्वायर नहीं करते, मल्टीपल सोर्सेज से कॉपर एक्वायर करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि मान लीजिए कॉपर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरे प्लेयर के पास अवेलेबल है, तो इनको वहाँ से कॉपर मिल जाता है और फाइनली ये डिलीवर कर पाते हैं चीज़ों को। सेम केस में इनका एक क्लाइंट भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हिटाची एनर्जी को अगर ऑर्डर्स नहीं मिले, अगर उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, जी वर्नोवा को मिल गए, तो जी वर्नोवा भी फाइनली क्लाइंट तो इन्हीं का ही है। तो अब होगा क्या कि ऑर्डर्स चाहे किसी को मिले, लेकिन उसको सर्व कौन करने वाला है? उसको सर्व KSH इंटरनेशनल करने वाला है। तो इस तरीके का बिजनेस है। यही बिजनेस हमने डिस्कस किया था स्काई गोल्ड का, यही बिजनेस हमने पेस डिजिटेक का भी डिस्कस किया था। और अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारा स्टॉक पिकिंग जो थीसिस है वो अच्छा लग रहा है, तो यू कैन स्टे ऑन आवर पेज और यू कैन बी आवर गेस्ट, राइट। सो इसी तरीके से हम अच्छी अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप्स कंपनी का आपको निचोड़
जो बिजनेस मॉडल है वो बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बनने की तरफ अग्रसर हो सकें, राइट। तो अभी इनका जो रोड मैप है वो क्या है, बेसिकली अभी तक 43,500, मोटा मोटा 445 लिखा है, 43,500 मीट्रिक टन कॉपर को ये कंडक्टर्स में चेंज कर देते हैं, और फाइनली इनका जो टारगेट है वो 59,000 मीट्रिक टन पे पहुंचने का है। और आगे चलते हुए ये चाहते हैं कि हमारा जो पीक यूटिलाइजेशन है 85% पे पहुंच जाए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अभी तक जो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 50-55% के आसपास होवर कर रहा है। और साथ में ये क्या कहते हैं, जब हम 85% पे पहुंचेंगे तो हमारे मार्जिन जो हैं वो और एक्सपेंड कर जाएंगे। बेसिकली ये फर्दर एक चीज और बता रहे हैं। अभी तक मैं क्या कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज है इनके पास, और कंपनी खुद क्या गाइड कर रही है कि हमारे पास ये 85% द मोमेंट वी विल हिट, हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो और ज़्यादा किक इन कर जाएगा। तो कंपनी जो मैनेजमेंट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करते हैं। और हमारा जो सबसे कोर थीसिस है वो यही है कि मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का शानदार होगा, तभी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, राइट। और ये यहाँ पर भी दिखता है कि बेसिकली डेट टू इक्विटी था वो 1% के आसपास था, वो घटते घटते 0.4x पे आ चुका है। मींस इनका डेट टू इक्विटी भी अब अंडर कंट्रोल है। और जो करंट स्टेटस है कि 68 डेज से इन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल को घटा के 65 कर दिया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, सोचिए, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25 to 30 डेज पे लेके आना चाहते हैं। अब साल को 30-30 के साइकिल्स में तोड़ दीजिए, बेसिकली 12 साइकिल बनती हैं। तो आप 20% या 25% के आसपास प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, और साथ में उसके अंदर क्या है, 12 साइकिल्स आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल साइकिल्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अभी तक आप सिर्फ 6 साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल डेज कितना है, ऑलमोस्ट 65 दिन है। तो आप 5 से 6 साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं पूरे साल के अंदर। लेकिन द मोमेंट जो वर्किंग कैपिटल साइकिल्स के डेज कम हो जाते हैं, तो आपकी साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इंप्रूव हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल 10 से 12 पहुंच जाएंगी। तो बेसिकली उसी दौरान आपका साल के अंदर 5 साइकिल से 10 साइकिल पहुंचने में आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये सच में अचीव कर लेते हैं जो CFO साहब बता रहे हैं, इट वुड बी ऑसम। तो ये चीज़ है। 2027 की जो गाइडेंस है वो ऑलरेडी मैंने बता दी है। 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करने का इनका एक्सपेंशन प्लान है। और अभी तक PEG रेशो अगर निकालें, इनका फॉरवर्ड PE लगभग 53 का PE आज के दिन चल रहा है इसका। और इनका जो 30% का ग्रोथ का टारगेट है उसको देखते हुए पैग रेशो निकल के आता है करीब करीब 1.6 के आसपास, राइट। फाइनली अपने सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। KSH का मोट क्या है कि 5 से 7 साल, अगर कोई भी इस बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो 5 से 7 साल अप्रूवल में लग जाते हैं। 97% इनका रिपीट कस्टमर है इनके पास, और 75% जो रिवेन्यू मिक्स है वो कहाँ से आता है, CTC जो हायर एबिटा मार्जिन प्रोडक्ट है वहीं से आता है। दूसरा मॉडल क्या है, मेड टू ऑर्डर, मेक टू ऑर्डर। बेसिकली पहले ऑर्डर लेते हैं और उसी दिन उसी प्राइस को प्रोक्योर करके फिर ये सामने वाले को कोटेशन देते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है। 2026 में 20% इनका वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है, और एबिटा मार्जिन जो है वो 60% से ग्रो किया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज पहले से ही इनके पास है। और ट्रेजेक्ट्री क्या है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। पैग रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड मैं नहीं कहूँगा, समवट फेयरली वैल्यूड टू समवट ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। तो अगर कोई करेक्शन आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स के पार्ट्स के अंदर एक बेहतरीन प्रॉक्सी प्ले की तरह काम करती है ये वाली कंपनी। चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 54 के आसपास इसका PE रेशो चल रहा है। और मैंने आपको बताया PE रेशो अलोन चेक करना बहुत खतरनाक है। आपको PE रेशो के बजाय क्या चीज़ चेक करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप चेक कर सकते हैं। तो सेल्स कितनी है, ऑलमोस्ट 3100 करोड़ की सेल्स है। तो सेल्स के हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ पे स्टैंड करती है कंपनी।
और कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ आया कंपनी का, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है आईपीओ आए हुए, और कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ आया कंपनी के अंदर, और प्रीमियम भी कमांड करती है कंपनी, राइट। तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ पहुंच गए हैं, और 13 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पहुंच गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 25 करोड़ से हम ऑलमोस्ट 4x हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। 15 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 110 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 7x की ग्रोथ आई है नेट प्रॉफिट्स के अंदर। ईपीएस आप देख सकते हैं 255 का बढ़ते बढ़ते अभी ऑपरेटिंग, ऑब्वियसली यहाँ पे स्प्लिट आया होगा, इस वजह से ईपीएस आपको कम दिखाई दे रहा है, राइट। सो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 774 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और 321 करोड़ के आपके पास बोरोइंग्स भी हैं, और ऑलमोस्ट 75% प्रोमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआईज का स्टेक है कंपनी के अंदर, डीआईज का स्टेक है, और पब्लिक के पास बहुत कम शेयर हैं, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स ना हो, दैट मीन्स institutional investors are liking this company, right? So this was all for today. I think you enjoyed the analysis. अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, you can be our guest, you can stay on this page. हम इसी तरीके से अच्छी कंपनीज को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, और एक बेटर इन्वेस्टर बनाने की तरफ हम साथ मिलके अग्रसर होते रहेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय।